नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हर दिन हमारे सामने एक नई दुनिया खुलती है, नई समस्याएं जन्म लेती हैं, नई चुनौतियां खड़ी होती हैं और नए समाधान खोजे जाते हैं। यही वो प्रक्रिया है जिससे संस्कृति का निर्माण होता है और यही वो संस्कृति है जिससे सभ्यता का विकास होता है। संस्कृति त्रिशूलों और तीर कमानों से निर्मित नहीं होती है, बल्कि उनसे तो ध्वस्त और प्रदूषित होती है। इस छोटे से विचार के साथ पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे, क्या दलित विमर्श का दायरा तंग हुआ है? इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं अजय नावरिया, रजनी अनुरागी और मदन वीरा। संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी अपने स्तंभ दूसरी आवाज में आज बात करेंगे पुणे की उस संस्था की जिसने कथक के भूगोल और इतिहास का विस्तार किया। और अंत में वरिष्ठ लेखक प्रियदर्शन आज चर्चित पुस्तकों के क्रम में बताएंगे हारुकी मुराकामी के उपन्यास काफका ऑन द शोर के बारे में। दोस्तों, दलित विमर्श ने हिंदी साहित्य में जबरदस्त हलचल मचाई है। उसने साहित्य की धारा को मोड़ा है और साहित्यकारों को बदलने के लिए विवश भी किया है। लेकिन 4 दशक पुराने इस दलितवादी विमर्श ने खुद का कितना विस्तार किया है? क्या उसकी चिंताओं और सरोकारों का विस्तार हुआ है या फिर वो दलित उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव तक सिमट कर रह गया है? क्या उसने उन ताकतों के खिलाफ कोई लामबंदी की है जो व्यापक हिंसा की पटकथा लिख रहे हैं? क्या उसने उन लोगों से रिश्ते बनाए हैं जो दूसरे मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं? यही वो सवाल हैं जिन पर आज की बहस में हम चर्चा करेंगे। और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं 3 वरिष्ठ रचनाकार अजय नावरिया, रजनी अनुरागी और मदन वीरा। आप दोनों का ताना बाना में बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, पहला प्रश्न आपसे है। दलित विमर्श ने हिंदी साहित्य को बहुत तरीके से बदला है, हिंदी साहित्यकारों को भी बहुत तरीके से बदला है। लेकिन क्या जो मौजूदा समय में नए प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, तमाम तरह की हिंसा, नफरत हम समाज में देख रहे हैं और फांसीवाद का खतरा देख रहे हैं, क्या दलित विमर्श इस दिशा में भी देख रहा है? क्या वहां इसको लेकर हलचल है? कहीं उसने खुद को दलितों की समस्याओं तक, दलितों के साथ होने वाले भेदभाव तक सीमित तो नहीं कर लिया है? ये प्रश्न उठ रहा है। सवाल तो जायज है, आपका एकदम जायज है। इसलिए इस अर्थ में जायज है कि अभी ये बहुत जल्दी होगा इस तरह के सवालों से वाबस्ता होना दलित साहित्य के लिए, क्योंकि अभी उनकी अपनी समस्याओं के समाधान मुकम्मल तरीके से नहीं हुए हैं। जिस तरह की उम्मीद की जानी, मतलब कोई भी जो उत्पीड़ित समाज होता है, समुदाय होता है, वो सबसे पहले अपनी समस्याओं के समाधान चाहता है। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि प्रकारांतर से अगर इस प्रश्न को मोड़ दिया जाए कि क्या आदिवासियों के विमर्श में या साहित्य में दलितों की कोई चिंता है, कि क्या अल्पसंख्यक लोगों के साहित्य में दलित लोगों की कोई चिंता है, उत्तर वही होगा जो दलित साहित्य के लोगों का या साहित्यकारों का होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अस्मितावादी विमर्श जितने भी हैं, और इनकी प्रायोरिटी, इनकी प्राथमिकता पहले अपनी पीड़ा और अपनी समस्याओं के निराकरण की तरफ होती है। मगर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि दलित साहित्यकारों ने बहुत हद तक इसमें पहले की तुलना में थोड़ी कह सकते हैं थोड़ी उन्नति की है, क्योंकि जो शुरुआती दौर था वो पूरी तरह से पुरुष प्रधान था, पुरुष लेखकों का, और ज़्यादातर पुरुषों के आसपास की दुनिया जो है दलित साहित्य में आती है। मगर पिछले 10 सालों के अंदर हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाओं का आना होता है, और न केवल वे आत्मकथा लिखती हैं, बल्कि जो साहित्य की दूसरी विधाएं हैं, खासतौर से कविता और जो उपन्यास, उसमें भी वो कहानियां वो बहुत बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं और सशक्त करते हैं। मगर
जो जहाँ तक दूसरी जो अस्मितावादी जो समुदाय हैं, अस्मितावादी विमर्श हैं, अभी उनकी तरफ उस स्तर का ध्यान जो कि अपेक्षित है, यानी जाना चाहिए, मुझे लगता है वो वैसा उस मात्रा में। जी, तो आपकी बातचीत से अजय जी 2 सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल मैं रजनी जी से करता हूँ। रजनी जी, क्या ये अस्मितावादी जितने भी विमर्श हैं, उनकी नियति है यह कि वो अपने जिस समाज से जुड़े हुए हैं, उसके बाहर बहुत कम देख पाएँगे, क्योंकि उनकी समस्या इतनी प्रबल है कि वो उसी में उलझे हुए हैं। उनका निराकरण नहीं होगा तब तक वो दूसरे बड़े चाहे कितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हों, उनकी तरफ उनका ध्यान उस तरह से नहीं जाएगा जैसे दूसरे लोग देखेंगे उसको। मुकेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर की जो राइटिंग्स हैं उसमें उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि जो भारतीय जो दलित समाज है उसके 2 दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवाद, दूसरा पूंजीवाद। वहाँ से शुरुआत होती है कि उनका तो विजन तभी बहुत व्यापक था, और जो दलित राइटिंग के अगर हम शुरुआत में ही देखें, मैं आपको कुछ उदाहरण दूं। अगर सलाम कहानी को आप देखें, बहुत प्रसिद्ध कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। वो वहाँ दलित समस्या तो है ही, उन्होंने दूसरी समस्या वहाँ पर उठाई है, सांप्रदायिक समस्या उन्होंने वहीं उठा दी है। यानी जो मतलब आज से जो लगभग 25-30 साल पहले कहानी लिखी गई, वहाँ पर वो समस्या उठाई गई है। प्रश्न मेरे दिमाग में सिर्फ ये आता है, एक समस्या जो हमारे सामने सबसे बड़ी है वो ये कि हमारी जो विचार सरणियाँ हैं बहुत सीमित हैं, और हमने दायरे बना दिए हैं। दलित साहित्य का हमने एक दायरा बना दिया। ठीक है, दलित साहित्य का जो बुनियादी सरोकार है वो लगातार जातिवाद से लड़ना है, और एक मतलब समतामूलक समाज की स्थापना करना। समतामूलक समाज की स्थापना करने का मतलब है कि जातिवाद से भी भिड़ना है, पूंजीवाद से भी भिड़ना है, सामंतवाद से भी भिड़ना है। और दलित राइटिंग्स में ये चीजें बहुत पहले से हैं, लेकिन हम उसको दलित पैरामीटर्स पर ही देखने की कोशिश करते चले आ रहे हैं। हमारी दृष्टि इतनी एकांगी है कि हम उसमें हर दलित राइटर की हर रचना में हम वही देखना शुरू कर देते हैं, और वही देखते हैं। हमारी निगाह वहां पर तक पहुंचती ही नहीं। जो प्रश्न हमारे सामने आज है, उन पर लगातार दलित साहित्य ने बात की है। जैसे मैंने आपको सलाम कहानी बताई, मैं आपको और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ। डॉक्टर तेज सिंह निकालते थे अपेक्षा मैगजीन, उसके अगर आप संपादकीय देख जाइए तो जिस समस्या से हम आज रूबरू हो रहे हैं, उन समस्याओं पर उनके संपादकीय हैं। उस फांसीवाद पर उन्होंने लगातार आगाह किया। आप देखिए 2012-13 में उनका संपादकीय जो छपा है, उसमें उसको आप पढ़ जाएंगे तो आप देख पाएंगे। यानी विचार तो लगातार दलित साहित्य और दलित विमर्श इस पर करता रहा है, लेकिन जो हमारी जो दृष्टि है वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम हमेशा से एक खांचे में देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। कितनी ही कहानियां मैं आपको बता दूं, आज के कितनी और भी रचनाएं ऐसे दलित साहित्यकारों की मिल जाएंगी, जहां पर जैसे करियर कहानी है मुकेश मानस की, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं उसमें स्त्री पुरुष के संबंध क्या बन रहे हैं, वहां पर तो दलित है ही नहीं। या रजनी सिसोदिया की कहानी आप देख जाइए, चारपाई, ठीक है, वहां पे जो बुजुर्ग हैं उनके जीवन में जो प्रेम है, उस प्रेम को कैसे देखा जा रहा है। या फिर संतराम आर्य की कहानियां हैं, जैसे परिपाटी है, और या फिर उम्र की ढलान है, उसमें बुजुर्गों की समस्याएं तो आज भी बहुत बड़ी समस्या है ना हमारे सामने। बुजुर्गों का मतलब उसके प्रति भी संवेदनशीलता है। इवन जो हमारा जो थर्ड जो जेंडर पे बात हो रही है लगातार, उसको लेकर हमारे सामने उपन्यास आ चुका था, द डार्केस्ट डेस्टिनी जी। और कबीरन कहानी हम देख सकते हैं सूरज बड़तिया की। मतलब तमाम चीजों पर दलित साहित्य लगातार हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन उस हस्तक्षेप को हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत ही मतलब कह सकते हैं आलोचना की दृष्टि भी बहुत ही सीमित और ब्राह्मणवादी है, इसलिए हमें कुछ और दिखता नहीं है। जी। तो मदन वीरा जी, क्या ये दलित साहित्य की एक छवि ऐसी बन गई है, उसके बारे में एक धारणा ऐसी बन गई है कि वो दलितों के बारे में ही बात करती, दलितों की ही चिंता करता है, और उसके चिंता के उसके सरोकार सीमित हो गए हैं, बाकी चीजों के बारे में वो नहीं देख रहा है? ये क्या धारणा बन गई है, या जैसा रजनी जी कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणवादी दृष्टि है जो उसको उसी तरह से फिर प्रस्तुत करती है, और इस वजह से ये लगता है कि दलित तो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं? इसमें अगर मैं बात करूं तो
मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा पंजाबी लिटरेचर रहेगा। तो हिंदी में पढ़ा है, मैं कोई परफेक्ट राय नहीं बना पाऊंगा। जहाँ तक किसी भी लेखक का जो अपना निजी एक्सपीरियंस होता है, अंत है, जिसको उसका प्रमाणिक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, वो दलित साहित्य की एक तरह से एक कहा जाए कि चूड़ है, मतलब तत्व है, बेशक तत्व है, जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। शायद इसी वजह से ये बात सामने आ रही है कि लोग कहने लगे हैं कि ये आदमी सिर्फ सभी नहीं ले सकते हैं, उनमें इनका सत्य है। लेकिन मुझे लगता है जब पंजाबी में नजर मारूं तो मुझे ऐसा दिखाई देता नहीं है। उसके अपने जीवन के साथ साथ जो देश विदेश की पूरी समस्याएं हैं वो पंजाबी में गुजरात के लोगों पर भी जिक्र आया है। बाबरी मस्जिद के बाद का रिएक्शन लिटरेचर में आया है, और वो दलित राइटर्स उससे पहले पकड़ा है। दलित राइटर्स ने कश्मीर पर मेरी अपनी कविता है, कश्मीर प्रॉब्लम। सिर्फ ये कहना कि मतलब ये मुझे लगता है जो डॉक्टर रजनी कह रहे थे, मैं उनसे आधा इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से कि एक बनी बनाई धारणा किसी लिटरेचर पर पुट करना ज्यादा वाजिब नहीं होगा। अगर मैं पंजाबी की ही बात करूं तो पंजाबी में ना तो कहानी में और ना कविता में ऐसा असर नहीं आता। मदन जी, आपका सिग्नल का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो मैं अब नावरिया जी के पास फिर दोबारा जाऊंगा। नावरिया जी, जी, आप बात पूरी करें जी। बोले मदन वीरा जी। हाँ, तो जो मैं कहना चाहता हूं कि लोग जो पर्सनल लाइफ, आप मेरे साथ क्या हुआ, मेरी किताब का तीसरा चैप्टर तो मैंने उसमें नहीं लिखा। मदन जी माफ कीजिएगा, आपका सिग्नल बहुत वीक है, आपसे बात शायद ठीक से नहीं हो पाएगी। तो अजय जी, ठीक है। बात ये है कि एक जो ये प्रश्न हमने खड़ा किया है, दरअसल मेरी कुछ दलित लेखिकाओं विमर्शकारों से बातचीत हुई, और उस बातचीत पर ये सवाल निकला कि वो अभी इन सवालों पर नहीं सोच रहे हैं, या सोचना भी नहीं चाहते हैं, या बात भी नहीं करना चाहते हैं, जिनको लेकर पूरे देश भर में हलचल मची हुई है। तो ये प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या ये जो समस्याएं खड़ी हो रही देश में, क्या उनका दलितों से कोई लेना देना नहीं है? यानी अगर आप देखें, इस फांसीवाद में सवर्णवाद सबसे ज्यादा हावी है, ब्राह्मणवाद सबसे हावी है। तो क्या अगर आप ब्राह्मणवाद से लड़ना चाहते हैं, जातिवाद से लड़ना चाहते हैं, तो क्या इस पूरे जो आसपास घटनाएं घट रही हैं उनसे लड़ना आपके लिए जरूरी नहीं हो जाता है? देखिए, जरूरी तो है। मैं इस बात से मैंने पहले शुरू में ही अपनी बात रखते हुए कहा, जिसका एक दूसरा पक्ष जो है रजनी जी ने रखा कि हमारे यहाँ उस तरह का मतलब भी साहित्य लिखा गया है। ठीक है, हम उसको मेंशन करने के लिए हम उसको बता सकते हैं कि साहब ये भी लिखा है, या असल में बहुत मोटे तौर पर बात, बहुत ऊपर से बात करते हैं। मगर जैसे ही हम थोड़ा सा पूरे के भीतर की तह पलट कर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वहाँ ना तो उस तरह से उन सवालों पर बहुत बातें हुई हैं, ना गहराई से। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय में, ये सही है कि उस समय की ज़रूरतों के हिसाब से उन्होंने कुछ चीज़ों पर, मगर उन सवालों पर बात करते हुए अगर आज हम उनको एक रिविजिट करने की कोशिश करें तो बहुत हंगामे की भी संभावना है, खासतौर से उनकी कुछ किताबों को लेकर जो उन्होंने माइनॉरिटीज़ पर लिखी थी। तो मैं समझता हूँ कि उस पुरानी बहस को तो हम नहीं उठाना चाहेंगे यहाँ पर, मगर जो आज के जो सवाल हैं, ये मैं फिर यही कहूँगा कि फांसीवादी जो एक बहुत एक एक्चुअली क्या है कि हिंदी साहित्य पूरी तरह से मार्क्सवादी लेखकों द्वारा संचालित है ज़्यादातर, और मार्क्सवादी साहित्यकार या मार्क्सवादी आलोचक सामान्यतः अब भी बहुत मन से एक दो उदाहरणों को, एक दो अपवादों को हम छोड़ दें
तो वो बहुत उस जाति के प्रश्न को अपने उसमें शामिल नहीं करते, और अगर शामिल भी करते हैं तो वो प्राथमिकता उनकी नहीं है, प्राथमिकता उनकी वर्गीय यथार्थी है, जो कि भारत में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि वो चाहते हैं कि सांप्रदायिकता पर बात की जाए, वो चाहते हैं या फासीवाद पर बात की जाए। ये सारे प्रश्न दलितों और दूसरे जो वंचित समुदाय हैं उनको परेशान करते हैं, उनके उत्पीड़क के रूप में आते हैं, मगर उनकी जो पहली समस्या है वो जाती है। क्योंकि भारतीय बार बार इस बात को समझा जाना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ कि अब लोग इस पर कुछ कहने भी लगे हैं कि भारत का यथार्थ वर्ग का यथार्थ नहीं है, जाति का यथार्थ है। यहाँ पहला सवाल ये नहीं उठता कि आप किस वर्ग से आते हैं, पहला सवाल ये उठता है कि आप किस जाति से आते हैं, और यही तय करता है कि आगे का व्यवहार आपके साथ कैसा होने वाला है। तो जो लेखक, जो साहित्यकार लिख रहे हैं, वो उन प्रश्नों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं कि पहले ये बड़ा सवाल सॉल्व हो जाए, इसका समाधान हो जाए, बाकी सभी। मैंने एक बार और कहीं एक लेख में इस बात का जिक्र किया था कि भारत की चाहे वो आप कोई भी समस्या उठा लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार भी उठा लीजिए, एक ऐसा आर्थिक अपराध है वो, आप भ्रष्टाचार भी उठा लें, आप दूसरे और मुद्दे हैं कि जैसे अभी हाल ही में एक राजनीतिक मुद्दा था, आप जब उसकी तह में जाएंगे, जैसे ही आप थोड़ा सा उसे पलटेंगे तो पाएंगे कि उसके पीछे जाति काम कर रही है। यानी अगर कोई अजय जी, यही तो मैंने भी कहा, हाँ, यही तो मैंने भी कहा कि जो समस्या इस समय खड़ी देख रहे हैं हम, उसमें भी जातिवाद है जी, और वहां भी लड़ने की जरूरत है। नहीं, वो तो सही है आपकी बात। तो इसमें अगर दलित साहित्यकार जाति के प्रश्न को लेकर प्राथमिकता देकर लड़ रहे हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता कि वो कोई साहित्यिक अपराध कर रहे हैं। वो तो उल्टा एक बड़ी समस्या की तरफ अग्रसर हैं, उसको उठाने में पहल कर रहे हैं, जो कि दूसरे जिसको अब तक इग्नोर कर रहे हैं। जी, रजनी जी, ये साहित्यिक अपराध का मसला नहीं है, ना ही ये इसको अनदेखा करने का है कि जो बड़ी समस्या दलित समाज झेल रहा है उसको अनदेखा करना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दलित विमर्श में वो बड़े सवाल भी जुड़ रहे हैं, उसका विस्तार हो रहा है, या ये दलित विमर्श जो है यही उनकी जरूरत है दरअसल, इसलिए उन्हें विस्तार की जरूरत ही नहीं है। रजनी जी आपसे पूछ रहे हैं। रजनी जी। अच्छा, जी देखिए, दलित आपने जो कहा कि बड़े प्रश्न, भारतीय समाज की जो संरचना है उसमें जाति से बड़ा मेरे ख्याल से कोई प्रश्न ना तब था ना अब है। लगातार जो जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं हो आप कह रहे हैं कि तानाशाही अगर देश में आ जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, मैं बिल्कुल भी तो भी वो बड़े प्रश्न नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही। तानाशाही का तो मतलब कोई भी बुद्धिजीवी समझदार व्यक्ति तानाशाही का विरोध करेगा, लेकिन जो ब्राह्मणवादी तानाशाही है उसका क्या हल है? क्या कोई हल है उसका? कल की ही मैं घटनाएं पढ़ रही थी और मैं इतना डिस्टर्ब हुई रात को कि हापुड़ में आप 2 लड़कियों के कपड़े सिर्फ इसलिए उतरवा लेते हैं क्योंकि क्लास में जो दूसरी लड़कियां हैं गैर दलित, उनका फोटो सेशन होना है भाई, और उनके पास ड्रेसेस नहीं है तो ये पहन लें, इनकी ड्रेसेस पहना दी जाती हैं। ठीक है, ये स्कूल में 8-9 साल की बच्चियों के साथ ये घटना हो रही है जो 11 जुलाई को हुई है। ठीक है, 11 जुलाई और आज हम बात कर रहे हैं शायद 21 जुलाई। ठीक है, तो ये आपको समस्या नहीं लगती क्योंकि आपका सोचने का, मैंने अभी कहा, सोचने का दायरा इतना सीमित है कि हम बड़ी चीजें हैं। निश्चित रूप से जो फांसीवाद है या जो सांस्कृतिक जिसको सांस्कृतिक आतंकवाद भी बहुत बार कहा गया है दलितों के संदर्भ में भी और तमाम संदर्भों में, उनकी हम बात नहीं करना चाहते, उनसे हम बच जाना चाहते हैं। क्यों हम जो जॉर्ज फ्लॉयड है उसके लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि हमने तो उससे प्रेरणा ली, ब्लैक पैंथर से दलित पैंथर बना, उसने प्रेरणा ली उनसे। उसके बावजूद जो हमारे ही जो लोग जो वहां पर रहते हैं, कैलिफोर्निया की अभी की घटना जनवरी की, कैलिफोर्निया में जब कास्ट को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाला जा रहा था तो वहां पर जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है उसने उसका विरोध किया। क्यों किया?
क्या ये समस्या अंतरराष्ट्रीय, आप राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, जातिवाद इस वक्त जहां जहां भारतीय जा रहे हैं और भारतीय सवर्ण तबका जहां जहां जा रहा है, जातिवाद वहां समस्या बन रहा है। वहां बेशक वहां पे लॉ पास हो गया। नहीं, एक मिनट रजनी जी, हम लोग जी। सब समझते हैं, हम लोग इस पर बात भी करते रहे हैं, हम लोग इसको अनदेखा नहीं कर रहे हैं, इसको कमतर नहीं आंक रहे हैं कि जाति का जो सवर्ण या बड़ी जातियां किस तरह से दमन कर रही हैं, दलितों का, आदिवासियों का, तमाम लोगों का, वो प्रश्न खारिज नहीं किया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर ये प्रश्न बड़ी समस्याओं से भी कहीं जुड़ रहा है तो क्या वो हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहिए, दलित विमर्श का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? एक मिनट जैसे आपने जिस घटना का जिक्र किया अभी, वो जिस राज्य में हो रहा है वहां पर किस तरह की सत्ता का चरित्र है, किनका वर्चस्व है? क्या ये हमारी चिंता का विषय नहीं हो सकता? हमको उस चुनौती को सामने नहीं रखना चाहिए हमें? सर मुकेश जी, जब भवरी कांड हुआ तो राजस्थान में कौन सी सत्ता थी? मथुरा कांड हुआ तो कौन सी सत्ता थी? ठीक है, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे। आपकी बात को बिल्कुल समझ रही हूँ और मैंने तो अभी कहा भी, अभी मैंने शुरुआत में ही कहा कि दलित राइटिंग्स में इन मुद्दों को प्रारंभ से ही ले लिया गया। लगातार जो दलित आलोचक हैं वो लगातार इस पर बात करते रहे। इस फांसीवाद पे पूरा सर ने लेख लिखा कि किस प्रकार से फांसीवाद आ रहा है और किस प्रकार से चीजें उस समय में लिखा जब सुगबुगाहट भी नहीं थी। तो स्थितियां तो 2014 के बाद बदली, उससे पहले वो लिख रहे 2014 में तो वो नहीं रहे। कहना भी खराब लगता है उनके लिए, मुझे वो नहीं रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है। उससे पहले उस चीजों का वो अपनी राइटिंग्स में लिख रहे हैं, तो उनको पूरा अंदेशा है कि अगर तानाशाही होगी तो दलितों की स्थिति उसमें क्या हो सकती है। एक तो क्या हो रही है और क्या हो सकती है, इसके प्रश्न, ये जो प्रश्न है दलित साहित्य के और दलित आलोचकों के सामने रहे हैं, लगातार रहे। और इस तानाशाही से मतलब अब मैं क्या बोलूं, अगर आप तानाशाही की जिसकी बात कर रहे हैं, तो जो गैर दलित साहित्यकार हैं, सवर्ण साहित्यकार हैं, उनकी आवाज कितनी है? कितने सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपना मतलब जो पहले मार्क्सवादी थे, फिर कांग्रेसी थे, उसके बाद अब दूसरी जगह पहुंच गए हैं। वो तो हर जगह हो रहा है। समस्या तो हमारे सामने ये है कि हम अपनी जो चुनौतियां हैं और हम मिलकर कोई काम नहीं कर पाते। भारतीय समाज अगर बिखरा रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा, हम किसी भी समस्या पर मिलकर लड़ ही नहीं सकते। और ना हम लड़ते हैं, हम अपनी अपनी समस्याओं पर लड़ते हैं। अगर अजय जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, जो ये मानना है कि समस्या कौन सी बड़ी है, ये भी एक सापेक्ष प्रश्न रहता है कि हम किसको बड़ी समस्या मान रहे हैं। आपकी नजर में जो बड़ी समस्या हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जो दूसरे जो पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए वो आपकी समस्या कोई बड़ी समस्या हो। यानी अगर कोई व्यक्ति जेंडर पर लड़ रहा है तो उसके लिए पर्यावरण की समस्या महत्वपूर्ण नहीं होती, उसके लिए सबसे बड़ा सवाल जेंडर, पर्यावरण वाले का पर्यावरण होता है। दलित साहित्य थोड़ा सा असहमति है अजय जी, थोड़ा सा असहमति है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति किसी समस्या को बड़ा मानता होगा, लेकिन अगर आपकी आवाज बंद कर दी जाए, अभी आप बोल पा रहे हैं, अगर बोलना भी बंद कर दिया जाए तो ना दलित बोल सकते हैं, ना पर्यावरण वाले बोल सकते हैं, ना मार्क्सवादी बोल सकते हैं, ना समाजवादी बोल सकते हैं, ना कांग्रेसी बोल सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता है। तो बुनियादी चीज ये है कि लड़ाई के लिए जो चीजें चाहिए, अगर वो चीजें खत्म हो रही हैं, वो समाज ही बंद कर दिया जाएगा, वो सारे जो मंच हैं, जो साधन है, वो खत्म कर दिए जाएंगे, तो आपकी लड़ाई भी तो प्रभावित होगी ना, चाहे बेशक आप दलितों के लिए लड़ाई लड़े। मैं एक दूसरी बात इसमें शामिल कर रहा था उस समय, जो बीच में आपने रोकी है। मैं ये कह रहा था कि अगर दलित साहित्यकार जो उपन्यास या कहानी या कविता उन विषयों पर लिखते हैं जिन विषयों के लिए आप दायरा तंग होना कह रहे हैं, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं लोग जो कह रहे हैं, आप उनके प्रतिनिधित्व बनकर यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि भाई क्या उनका प्रतिनिधि नहीं, उनसे जो प्रतिक्रिया मिली उसको आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने अपने उसको ठीक कर लिया। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो उन विषयों को लेकर, उन समस्याओं को लेकर लिखते हैं, तो क्या जो दलित साहित्य की परिभाषा है कोट अनकोट, उसमें उसको शामिल माना जाएगा? उसको नहीं मानेंगे फिर वो।
वो ये कहेंगे ये साहित्य तो दलित साहित्य है नहीं, आपने इसमें दलितों की जो है समस्याओं का, उनके दुखों का, उनकी यातनाओं का, उनके उनके प्रतिरोध का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। तो अब ये दलित साहित्य कैसे होगा? ये एक समस्या दलित साहित्यकार के सामने रहती है। मान लीजिए वो उस वर्चस्व के खिलाफ लड़ रहा है, वो बेरोजगारी के खिलाफ कुछ लिख रहा है, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लिख रहा है वो। तो ये तो मूल जो मुख्यधारा, जिसे सो कॉल्ड मुख्यधारा जिसे भी हम कहते हैं, उसके लेखक पिछले 70 सालों से 80 सालों से लिख रहे हैं। अगर हम प्रेमचंद तक जाएं तो वहां से अब तक लिख ही रहे हैं। तब नया क्या है इस दलित साहित्य में, ऐसा सवाल उठने लगता है। तो सवाल यह है कि अगर वो ऐसा लिखते हैं तो भी प्रश्नों के घेरे में है, और अगर इसके बाहर अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो भी प्रश्नों के घेरे में कि साहब आपका दायरा तंग है, आप इनसे बाहर नहीं निकलते। एक चीज। दूसरी चीज, आलोचक जो है वो उस तरह की कहानियों पर और उस तरह के उपन्यासों पर और कविताओं पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, उनका कहीं मेंशन नहीं करते हैं। वो एक कविता किसी गैर दलित लेखक की लिखी हुई 10 बार कोट करके और पोस्टर लगाकर चिपकाएंगे, मगर जो दलित लेखक की कविता, कहानी, उपन्यास का जो भी अंश लगाएंगे वो होगा जिसमें जाति का प्रश्न, यानी उत्पीड़न का या यंत्रणा का या प्रतिरोध का वो होगा, और वो भी जाति के फ्रेम में होगा। यानी उसको फ्रेम जो है खुद इस समुदाय ने भी किया है, और दूसरे भी उस समुदाय उस फ्रेम से बाहर, उस खांचे से बाहर उनको देखना नहीं चाहते। अगर वो करता है, ऐसा लेखक करता है, तो उस लेखक की रचना को ही वो संदिग्ध कर देंगे, उस फ्रेम को संदिग्ध कर देंगे। जी, आपने बहुत सही संदर्भ में सारी चीजें स्पष्ट किया अजय जी, बहुत धन्यवाद आपका। रजनी जी, मैं इस जो तर्क है इससे मैं सहमत हूँ कि अगर दलित लिख भी रहे हैं दूसरे विषयों पर तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसे बाहर करके देखा जा रहा है। तो हो सकता है इसलिए तंग दिख रहा हो दायरा, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उनकी जरूरत है कि इस दायरे के अंदर काम करें पहले। यही बात है। देखिए ये भी हो सकता है। जी जी रजनी, देखिए जो भी साहित्य के संदर्भ में दलित साहित्य या कोई भी साहित्य, फिलहाल हम दलित साहित्य की बात कर रहे हैं, तो देखो दलित साहित्य में भी 2-3 तरह के मतलब धाराएं काम कर रही हैं। एक जो जातियों के शोषण पर मतलब पूरी तरह से जाति को केंद्रित, जिसमें हमारे जो सीनियर राइटर्स बिल्कुल केंद्रित थे। दूसरी धारा आई क्योंकि जेंडर का इशू रह गया तो दलित स्त्रीवाद आ गया, दूसरी धारा जेंडर को लेकर आ गई। एक तीसरी धारा भी काम कर रही है जो कास्ट क्लास जेंडर के साथ साथ जितने भी अन्य समस्याएं वर्तमान समय की उन पर लगातार लिख रहे हैं। वो राइटिंग हमारे सामने नहीं आ रही, हम उनको नहीं पढ़ रहे। मैं फिर वही कहूंगी, राजेंद्र सजल की कहानियां अगर हम देखें तो एक आप उनको देखेंगे तो आप भी कहेंगे अच्छा दलित राइटर है। तो हमको, मैंने कहा कि हम उसको उसी खांचे में देखना, हमने एक पैरामीटर बना रखा कि दलित साहित्य में ये और ये। दलित साहित्य को मुझे लगता है हमें 2 तरीके से देखना चाहिए। एक दलित साहित्य जो दलित इश्यूज पे लिख रहे हैं, दूसरा जो दलित साहित्य अन्य इश्यूज पे लिख रहे हैं। है वह भी दलित साहित्य ही दलित, क्योंकि वो दलित जो है अपने समय और समाज में रह रहा है, तो समय और समाज की जो चिंतन और चिंताएं हैं वो उसके साहित्य में आएंगी ही आएंगी, लगातार आएंगी, हमको खोजनी पड़ेंगी। हमको हमें दृष्टि भी तो हो। मैंने तो सोच लिया, अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे तो इसमें यही दलित दृष्टि देखनी है, तो मैं दूसरे पहलुओं को देखूंगी ही नहीं। या मुझे जेंडर देखना है तो मैं जेंडर ही देखूंगी, बाकी छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मैं खुद अपना व्यापक दृष्टिकोण रखूंगी, मैं या कोई भी एबीसी अपना व्यापक दृष्टिकोण रखेगा, तो उसको बाकी चीजें भी दिखेंगी। लगातार लिखा जा रहा है, समस्याओं को केंद्र में लाया जा रहा है, लगातार इस बात पर बात की जा रही है। बहुत सारी राइटिंग्स हमारे सामने ही नहीं है, छपी नहीं रही। दलित साहित्य को अभी भी जो दलित राइटर्स हैं उनको अभी भी जो भी कॉमास में है प्रतिष्ठित जितनी भी पत्रिकाएं हैं उसमें अभी भी जगह नहीं मिलती। जो आलोचना के लेख भी भेजे जाते हैं वापस आ जाते हैं कि लेख तो बहुत अच्छा पर हम छापेंगे नहीं। बताइए, जब वो छपेगा नहीं तो आप पढ़ेंगे, मतलब पूरा समाज उसको पढ़ेगा कैसे, देखेगा, उस दृष्टि पहुंचेगी कैसे? आलोचक की दृष्टि तो पहुंच ही नहीं रही है समाज में, बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही, क्योंकि मैसेज में वो छपने नहीं दिया जा रहा है उनको। जी अजय जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा इसमें रजनी जी ने जो है कुछ बातें तो ठीक कही, कुछ बातों से कंफ्यूजन पैदा होने की स्थिति है, इसलिए मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ
कि वो क्योंकि कंट्राडिक्ट कर रहे हैं बातों को। जैसे बहुत सारे लेखक हमारे जो इस समय हिंदी साहित्य में जो लिख रहे हैं और उनकी अगर जातिगत पहचान हम देखने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि वो दलित जातियों से हैं, मगर उन्होंने कुछ भी जो है दलितों के संबंध में नहीं लिखा है। एक वर्ग ऐसा भी है और आप कई बार उनको जान भी नहीं पाते, बहुत लंबे समय तक नहीं जान पाते कि वो दलित हैं या नहीं हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मगर क्योंकि भारतीय समाज है, आज नहीं कल नहीं तो परसों वो उसकी जाति खोज लेंगे। जैसे अभी एक देश में जो है एक प्राइम मिनिस्टर बनने की शुरुआत चल रही है, चुनाव और उस पता लगा कि उनकी जाति पता नहीं लग रही, तो इंटरनेट पर पूरी खोज इसी की चल रही है कि उनकी जाति क्या है। आप जान रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सोनाग की। तो अभी ये स्थितियां हैं कि जो हिंदी साहित्य है उसमें बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो अपनी जाति पहचान के साथ नहीं लिख रहे हैं, उन मुद्दों पर लिख रहे हैं जिनको अभी आपने कहा कि क्या उन मुद्दों पर नहीं लिखा जा रहा है, मगर उनको दलित लेखक नहीं माना जाता। उनको मुख्य धारा का भी लेखक उस तरह स्वीकार नहीं किया जाता। ना तो वो यहाँ के रहते हैं, ना वो वहाँ के रहते हैं। यानी ये जो एक त्रिशंकु की स्थिति है, त्रिशंकु का मुझे पौराणिक मिथक इस्तेमाल करना पड़ रहा है यहाँ पर, कि वो लेखक तो हैं, मगर उनकी स्वीकार्यता दोनों तरफ उस तरह से नहीं है जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की बन जाती है, मोहनदास नेमिशेरा की बन जाती है, जैसे जयप्रकाश करदम की बन जाती है, सूरजपाल चौहान की बन जाती है। अब देखें, इनकी एक स्वीकार्यता है, एक इनकी जगह है, मगर वो इतने सालों से, इनसे लंबे समय से, इनसे पहले से लिख रहे हैं और अच्छे उपन्यास और अच्छी बेहतरीन कहानियां उन्होंने लिखी है, मगर उनका कोई नोटिस उस तरह से, यानी वो एक आइकन के रूप में जो मेन स्ट्रीम कोट अनकोट मेन स्ट्रीम में उनको वो जगह नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। तब वो क्या करें। एक और दूसरी श्रेणी यह है कि जो लेखक जिनकी पृष्ठभूमि जो है जाति पहचान है, वो दलित जातियों में से हैं और वो क्लेम करते हैं कि हम दलित साहित्यकार नहीं हैं। वो ये क्लेम करते हैं बाकायदा, ताकि उनको एक तरह का वो मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, एक्सेप्टेंस मिल जाए, मगर उसके बावजूद उनको कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। वो कह रहे हैं कि हम दलित साहित्यकार नहीं हैं। वो दलित जो जिन्हें हम दलित विषय कहते हैं उन पर लिख रहे हैं, लंबे समय से लिख रहे हैं, उनको भी ना यहाँ स्वीकार्यता मिलती है ना वहाँ स्वीकार्यता मिलती है। यानी आपको किसी एक खेमे में पूरी तरह से बंद होना पड़ता है और उसी के विषयों को लेकर लिखना पड़ता है, तब वो एक्सेप्टेंस शुरू होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही दिलचस्प पहलू निकल कर आए हैं आज की बातचीत से कि ये चिंता, दरअसल ये सवाल दलित विमर्श के दायरे के तंग होने का नहीं, बल्कि उसको देखे जाने का है। कौन किस नजर से, कहाँ से खड़े होकर दलित विमर्श को देख रहा है, उसे वो नजर आ रहा है। जबकि दलित विमर्श का दायरा व्यापक है, उसमें बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं। जब तक आप उसे समग्र दृष्टि से नहीं देखेंगे तो ये एकांगी धारणा बनाने के लिए आप अभिशप्त हैं, बाध्य। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए। धन्यवाद आप सबका। हिंदी प्रदेश से दूर पुणे में स्थित नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी एक ऐसी संस्था है जिसने कथक का न केवल भौगोलिक विस्तार किया है, बल्कि उसके ऐतिहासिक परिदृश्य को भी समृद्ध किया है। इसकी संस्थापिका रोहिणी भाटे ने कथक में विचारों की प्रतिष्ठा में भी योगदान किया है। जाने माने संस्कृति कर्मी और वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में इस 75 साल पुरानी संस्था के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं। देखते हैं दूसरी आवाज। मित्रों, दूसरी आवाज में आज मैं एक शास्त्रीय नृत्य संस्थान के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। पुणे में रोहिणी भाटे द्वारा स्थापित नृत्य भारती की बात करना चाहता हूँ। वो लगभग उम्र में उतनी ही बड़ी है
जितनी हमारी स्वतंत्रता। रोहिणी भाटी एक विलक्षण गुरु, एक दूर तक सोचने वाली कथक विचारक और अद्भुत आयोजक थी। 5 से अधिक पीढ़ियों को उन्होंने कथक में दीक्षित किया। एक आध दशक पहले उनकी मृत्यु हो गई। रोहिणी भाटी के काम की खूबी ये थी कि उन्होंने इस संस्था की स्थापना जबकि वो 25 वर्ष और जल्दी ही उनकी जन्म शताब्दी आने वाली, तो उन्होंने इतना लंबा समय उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत से दूर पुणे में कथक को स्थापित करने, प्रतिष्ठित करने, उसमें शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने और स्वयं सिखाने और उस पर विचारशील ढंग से बात करने का बीड़ा उठाया। ये कथक के लिए भी एक अनहोनी बात, यानी कथक के भूगोल का विस्तार वो उत्तर भारत तक महदूद नहीं था। थोड़ा बहुत मुंबई में आ चुका था, लेकिन पुणे में उसको स्थापित करने का श्रेय उनको जाता है। उन्होंने कथक के भूगोल का विस्तार। दूसरा उनका जो योगदान था, उन्होंने कथक को उसकी अंतर्निहित शास्त्रीयता की पहचान कराई। उन्होंने वैदिक साहित्य से, औपनिवेशिक उपनिषदों से और शंकराचार्य इत्यादि से कविताएं लेकर उन पर अद्भुत संरचनाएं की। तो कुशल कोरियोग्राफर। तो ये जो पहले एक भ्रम था कि कथक तो सिर्फ 150-200 साल पुराना है, उसके बाद उसके पहले तो उसका कोई तोड़ छोड़ नहीं है, उसको किसी हद तक उन्होंने दूर किया। यानी कथक को स्वयं अपने इतिहास से सार्थक और महत्वपूर्ण ढंग से जोड़ा। कथक के भूगोल का विस्तार, कथक के इतिहास का विस्तार। और तीसरा, वो विदुषी थे। कथक पर जितनी गंभीरता से उन्होंने विचार किया है, किसी कथक कलाकार मेरे जाने नहीं किया। बड़े बड़े कथक कलाकार हुए हैं, लेकिन कथक में विचार को महत्व देने का काम और विचार को स्थापित करने का काम भी रोहिणी भाटी ने किया। कल ही यानी 20 जुलाई को शाम को पुणे के यशवंतराव चव्हाण सभागार में हमने 2.5 घंटे से अधिक नित्य भारती की इस पूरी यात्रा का कुछ दस्तावेजी, कुछ फिल्मीकृत और कुछ प्रस्तुतियों के माध्यम से जाना। और इतना ठसाठस 3 घंटे तक, 4 घंटे तक भरा रहा और लोग बहुत सराहना से देखते रहे। ये भी कथक के लिए भी बड़ी बात है। कथक पर जितना गंभीरता से उन्होंने लिखा है, लोग जब भोपाल में भारत भवन में कथक प्रसंग करते थे, हर बार रोहिणी जी को आग्रह कर बुलाते थे और किसी और कथक कलाकार ने उस कोटि की त्वरिता प्रदर्शित नहीं की, लिखकर जैसी कि रोहिणी भाटी ने। और उनकी जो कोरियोग्राफिक संपदा है, उसमें जैसा मैंने कहा, वेद उपनिषद उन्होंने कुशल सूत्र किया,
तन्मात्रा किया, उन्होंने पर्जन्य सूत्र किया, उन्होंने शंकराचार्य के पदों का इस्तेमाल किया, विद्यापति के पदों का इस्तेमाल किया, रसखान का, भवानी प्रसाद मिश्र का 2 कविताओं पर उन्होंने, और कुमार गंधर्व के संगीत रचना का एक होली के प्रसंग में, और पंडित रतन जनकर की संगीत का उपयोग किया। तो इतना बड़ा विधान, कथक के मूल प्रदेश से इतनी दूर, लेकिन इतना सजग और सावधान। हमें हिंदी प्रदेश को रोहिणी भाटे भारती का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने कथक को विस्तार भी दिया, इतिहास में, भूगोल में, और सृजनात्मकता में, उसकी सृजनात्मकता में बहुत कुछ जोड़ा, उसकी विचारशीलता में बहुत कुछ जोड़ा, और इतनी दूर शास्त्रीय संगीत की लगभग राजधानी माने जाने वाले पुणे और नकचढ़े पुणे में कथक को स्थापित। जापानी लेखक हारुकी मुराकामी का उपन्यास काफ्का ऑन द शोर बताता है कि वो इतने लोकप्रिय क्यों हैं। अपने अति यथार्थवादी शिल्प के कारण ये उपन्यास एक विलक्षण अनुभव में तब्दील हो जाता है। करीब 2 दशक पहले आए इस उपन्यास ने साहित्य की दुनिया में जबरदस्त हलचल मचाई थी। उस समय ये दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में शामिल हुआ था और इसे सर्वश्रेष्ठ फैंटेसी का अवार्ड भी मिला था। इस उपन्यास के बारे में बता रहे हैं जाने माने कथाकार, लेखक एवं पत्रकार प्रियदर्शन। नमस्कार, आज मैं बात कर रहा हूँ हारुकी मुराकामी के उपन्यास काफ्का ऑन द शोर की। ये उपन्यास जापानी से अंग्रेज़ी में 2005 में छपकर आया और उसी साल इसको खासी ख्याति मिली। असल में मुराकामी जापानी के उन बेहद लोकप्रिय लेखकों में हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय पाठक वर्ग भी बहुत बड़ा है, और अक्सर लगभग पिछले कई वर्षों से मुराकामी के प्रशंसक इस बात का इंतज़ार करते हैं कि उनको इस साल शायद नोबेल प्राइज़ मिल जाए। हर बार उनका नाम नोबेल प्राइज़ के दावेदारों की सूची में ऊपर होता है। खैर, नोबेल प्राइज़ को छोड़ दें, फ़िलहाल इस उपन्यास पे आएँ, काफ्का ऑन द शोर। ये उपन्यास जो है मुराकामी की राइटिंग स्टाइल का, उनकी लेखन प्रक्रिया का एक आईना है। असल में मुराकामी की लोकप्रियता इस लिहाज से हैरत में डालने वाली है कि मुराकामी कहीं से आसान लेखक नहीं है। वो अपने लेखन में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनको पढ़ते हुए, जिसको हम मैजिकल रियलिज़म बोलते हैं, जिसको हम सरियलिज़म बोलते हैं, उन सब की बहुत सारी आहटें बड़ी प्रचुरता में उनके उपन्यास में दिखाई पड़ती है। इसी में नहीं, दूसरे उपन्यासों में भी, बल्कि शायद मतलब करीब 200 साल पहले जब कोलरिज ने कहा था अपनी कविताओं के संदर्भ में कि उनके लिए विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ चाहिए, यानी गैर यकीनी को आप थोड़ी देर के लिए, अविश्वास को आप थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें। ये बात वो कुबला खान या जो दूसरी कविताएं उनकी क्रिस्टाबेल थीं उनके संदर्भ में कहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने पाया कि उपन्यासों की दुनिया में आमतौर पे उपन्यास जो हैं वो पश्चिम की आधुनिकता के दौर से निकले हैं और मूलतः वो यथार्थवादी लेखन प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। वो यथार्थवाद से अटे पड़े हैं, लेकिन उनके समानांतर, ये मूलतः यूरोपीय उपन्यास हैं, उनके समानांतर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दक्षिण एशियाई, भारतीय, दक्षिण अफ्रीकी, भारतीय या एशियाई समाजों में बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो बहुत सारी दूसरी युक्तियों का इस्तेमाल भी करते हैं, जिनमें जिसके स्टार राइटर मार्खेज हैं, जिसके दूसरे स्टार राइटर सलमान रुश्दी भी हैं।
तो मुराकामी जो हैं वो यथार्थवाद को लगातार अतिक्रमित करते हुए इस उपन्यास में एक नए यथार्थ का सृजन करते हैं। और वो बड़ा दिलचस्प, ऐसा नहीं कि वो यथार्थ नहीं है, उसमें आपको अपने आसपास की चीज़ें मिलेंगी, संगीत मिलेगा, म्यूज़िक, फिल्म मिलेगी, बाकी चीज़ें मिलेंगी। कहानी शुरू होती है, काफका नाम का एक 15 साल का बच्चा है जो घर छोड़कर भागना चाहता है। वो अपने पिता की ज़ोर ज़बरदस्ती से, एक तरह से उनके आतंक से पीड़ित परेशान है। उसकी माँ और बहन उसको बहुत पहले छोड़कर, माँ मतलब बहन को लेकर निकल चुकी हैं, और पिता उसको कभी ये कह चुके हैं कि तू तो अपनी माँ के साथ सोएगा। शायद इस अपराध बोध का, शायद इस कहीं अवचेतन में दबी इस कुंठा का बोझ लिए काफका निकलता है। और शुरू में ही एक किरदार मिलता है क्रो, जिससे वो बातचीत करता रहता है। क्रो जैसे उसका हमराज है। ये बाद में समझ में आता है कि क्रो असल में उसकी अंतश्चेतना का ही विस्तार है। वो अपने आप से लगातार बात कर रहा है, वो उसका ही दूसरा सेल्फ है। इसी के समानांतर दूसरी एक कहानी है नकाता नाम के किरदार की। वो एक बूढ़ा आदमी है जो हालांकि इसकी शुरुआत 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के आसपास होती है, जब वो बच्चे के तौर पे एक पिकनिक में गया है और बम गिराए जाते हैं। अचानक सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं, सारे बच्चे थोड़ी देर में लौट आते हैं होश में। ये नकाता जो है उसको अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आती है। जब वो होश में लौटता है, ठीक होता है, तो अपनी मेमोरी खो चुका है, अपनी पढ़ने लिखने की क्षमता खो चुका है। लेकिन इसी दौरान उसने एक नई क्षमता अर्जित कर ली है, बिल्लियों से बात करने की। वो लगातार बिल्लियों से बात करके अपना भी गुजारा करता है और बिल्लियों की तलाश करता रहता है। दूसरों के कहने पे जिनकी बिल्लियां खो गई हैं उनको खोजता रहता है। तो बिल्लियों को खोजते ऐसी एक गोमा नाम की बिल्ली को उसको खोजना है जो कहीं नहीं मिल रही है। गोमा को खोजते खोजते एक ऐसे शख्स से मिलता है जो बिल्लियों को मार के उनकी आत्मा निकाल के बांसुरियाँ बनाता है। एक यात्रा काफका की है जो एक लाइब्रेरी तक जाता है, लाइब्रेरी में रहता है। जो लड़की उसे मिलती है उसको अचानक शक होता है कहीं उसकी बहन तो नहीं। जिस महिला से उसका बाद में रिश्ता बनता है उसको शक होता है कहीं उसकी माँ तो नहीं। तो ये बहुत जटिल उपन्यास है, लेकिन इस कथानक के बीचों बीच मानवीय संवेदना के बहुत सारे रेशे खुलते हैं। आप हैरान होते हैं कि अरे इतनी प्यारी सी बात, इतनी कोमल सी बात, या यथार्थ का ये रूप देखने के लिए इस यथार्थ से गुजरना ज़रूरी था। इसी तरह जो दूसरा किरदार है नकाता, जो पहली बार टोक्यो से बाहर निकला है और बिल्ली की तलाश करते करते बिल्ली को बचाने की कोशिश में वो एक आदमी को मार भी देता है। एक ट्रक ड्राइवर उसको मिलता है जो उसकी यात्रा में सहभागी हो जाता है। कैसे वो ट्रक ड्राइवर इस लगभग मतिमंद नकाता से, उसकी मनुष्यता से प्रभावित होता चलता है, कैसे वो बदलता चलता है, कैसे वो मोत्सार्ट का संगीत सुनता है और उसके भीतर एक तरह की करुणा, एक तरह की साहित्यिकता जागती है। वो पूरी लाइब्रेरी में एक पूरा दिन गुजार देता है मोत्सार्ट को सुनते सुनते। तो ये दो यात्राएं हैं जो समानांतर चलती हुई 15 साल के लड़के काफका की और एक वृद्ध मतिमंद नकाता की, जो एक हादसे में अपनी स्मृति गंवा चुका है और उसके बाद एक अजीब सी खासियत उसने बिल्लियों से बात करने की अर्जित कर ली है। लेकिन वो बहुत ही प्यारे ढंग से मनुष्यता का दामन थामे हुए है। उपन्यास में बाद में दिखाई पड़ता है कि काफका के पिता की हत्या कर दी गई है और उसी रात सपने में ये देखता है कि इसने अपने, मतलब इसके कपड़े पे खून के छींटे हैं जो जा नहीं रहे हैं। इसको लगता है कि इसने अवचेतन में जाके अपने पिता को मार डाला है। तो ये उपन्यास आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है। वो चाहता है कि आप विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, अविश्वास को थोड़ी देर स्थगित रखें और उसके बाद उपन्यास को पढ़ना शुरू करें। ऐसी बहुत सारी कृतियां हमारे बीच हैं जो इस अपेक्षा के साथ आगे बढ़ती हैं।
लेकिन उपन्यास की खासियत ये है कि जिस यथार्थ पे चल रहा है उसके समानांतर लगभग रोज़मर्रा की दुनिया की बहुत सारी हलचलों को, बहुत सारे मन की बहुत सारी परतों को धीरे धीरे रेशा रेशा वो उधेड़ता चलता है। ये समझ में आता है उपन्यास पढ़ते हुए। मुराकामी के उपन्यासों के अंत मुझे कई बार पसंद नहीं आते हैं, बीच के हिस्से भी पसंद नहीं आते हैं, लेकिन मैंने कई बार पाया कि कई बड़े उपन्यास शायद जितना बड़ा वितान लेके चलते हैं अपने अंत में आके सिकुड़ जाते हैं। ये बात तो मैं नहीं कहूँगा कि उपन्यास सिकुड़ गया है, लेकिन ये सच है कि इसको पढ़ना 500 पृष्ठों से ऊपर का उपन्यास है। एक बहुत रोमांचक यात्रा पे काफका के साथ, नकाता के साथ और उन दूसरे किरदारों के साथ होना है जो इस उपन्यास में आते जाते रहते हैं। धन्यवाद। आज ताना बाना में बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।